सैमसंग के फ्लिप एंड फोल्ड नए आ चुके हैं मेरे पास दोनों इस वक्त, फोल्ड 6 एंड फ्लिप 6 पेरिस में लॉन्च हुए थे। दोनों को ही मैंने काफ़ी समय तक यूज़ किया है। फोल्ड 6 का रिव्यू ऑलरेडी आउट है, बट अभी फ्लिप 6 का रिव्यू करेंगे। आपको सबसे पहले बता दूं कि फ्लिप 6 का डिज़ाइन जो है वो पहले से ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, बट थोड़ा बॉक्सी हो गया है। मतलब पहले इतना ज़्यादा बॉक्सी नहीं था। आप अगर देखेंगे तो फ्लैट एजेस इधर हैं और बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं है। और ये फर्स्ट कोई भी फोल्डेबल फ़ोन है जो पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। आप इसे बारिश में आराम से यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर स्विमिंग कर सकते हैं लेकर के फ़ोन को। फ्लिप होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्रीज इज स्टिल देयर। क्रीज पहले भी थी, अभी भी है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्रीज इस बार कम हो जाएगी, बट स्टिल क्रीज विजिबल है। अगर कोई कंटेंट चल रहा होता है तो क्रीज नहीं दिखता है। एक और अच्छी चीज़ इस बार है कि AI फीचर्स काफ़ी हैं। फॉर एग्जांपल इसे आप इंटरप्रेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है आपके सामने तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें ऑन डिवाइस हैं। इट मीन्स कि इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना इंटरनेट के इंटरप्रेटर मोड काम करता है। जो AI फीचर्स हैं, गैलेक्सी AI फॉर एग्जांपल, कोई आपको किसी और लैंग्वेज में कॉल कर रहा है तो आप उसे हिंदी में ही समझ सकते हैं अगर आप हिंदी जानते हैं तो, या फिर लैंग्वेज पैक एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया है तो उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे AI फीचर्स के बारे में बात करें तो आप इस पे स्केच कर सकते हैं। मतलब अगर आपको आर्ट नहीं आता या फिर कुछ स्केच करना नहीं आता, आप बिल्कुल बेसिक जानते हैं मेरी तरह, तो आप उसमें इलस्ट्रेशन करके काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये मैंने आपको फोल्ड में भी बताया था, फोल्ड में करके दिखाया था कि कैसे होता है। फोल्ड में ज़्यादा प्रैक्टिकल ये फीचर्स होते हैं क्योंकि फोल्ड की स्क्रीन साइज बड़ी है, इसकी स्क्रीन साइज फिर भी छोटी है। एक शिकायत है मुझे कि इसका जो कवर स्क्रीन है वो मोटो रेजर के मुकाबले कम है। मतलब ज़्यादा एरिया आपको नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ कैमरा मॉड्यूल। पूरा अगर होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट स्टिल पहले से ज़्यादा बड़ी कवर स्क्रीन इस बार आपको मिलती है। और कवर स्क्रीन पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। फॉर एग्जांपल आप आराम से इस पे यूट्यूब देख सकते हैं या फिर आप यहाँ से किसी से चैट भी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर इस बार भी अंडर डिस्प्ले नहीं है। आपको साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। अच्छी चीज़ एक और है कि आप प्राइमरी कैमरे से, जो दोनों प्राइमरी कैमरे दिए हैं, उससे आप सेल्फी क्लिक कर सकते हैं और इस डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। इस बार विजेट्स बहुत सारे दिए गए हैं तो आप विजेट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी जो स्क्रीन है आप चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे विजेट्स हैं, मतलब आप काउंटलेस विजेट ऐड कर सकते हैं। बैटरी बैकअप जैसा पहले था अभी भी है। बैटरी का पावर चेंज नहीं है, सेम है। बैटरी फास्ट चार्ज होती है बट उतना ज़्यादा फास्ट चार्ज नहीं होती, तो और भी ज़्यादा फास्ट चार्ज होने की ज़रूरत थी। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें जो प्रोसेसर है वही प्रोसेसर है जो आपको फोल्ड में मिलता है, फोल्ड 6 में मिलता है या फिर आपको S24 अल्ट्रा में मिलता है। लेटेस्ट प्रोसेसर है, 3nm आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। AI फीचर्स काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादातर AI फीचर्स प्रैक्टिकल हैं। एक और AI फीचर्स के बारे में बात करूं तो फॉर एग्जांपल आप कहीं ब्राउजिंग कर रहे हैं और आपको उसकी समरी चाहिए तो आपको सिर्फ 1 टैप करना है, आपको वहां से उसकी समरी मिल जाएगी। प्लस अगर आपको ट्रांसलेशन चाहिए उसका तो ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। वही फीचर नोट में भी मिलता है। जैसे आप नोट में आपने कुछ भी पॉइंटर्स ऐड कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वो समरी बन जाए या फिर कोई और लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्लेक्स मोड का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई लैंग्वेज पता नहीं है। जैसे फ्रांस में मैं था तो काफ़ी दिन तक मैंने ये फीचर यूज़ किया ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा फ्रेंच बोलते हैं। मुझे लगता था कि इंग्लिश बोलते होंगे, बट इंग्लिश वहाँ कम बोलते हैं, फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरप्रेटर मोड ऑन हो जाता है तो उससे देख सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो रियल टाइम वो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो अगर सुनना नहीं चाहते तो देख करके वो समझ सकते हैं और उधर से जो कुछ बोलेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो इंटरप्रेटर मोड काफ़ी प्रैक्टिकल है। कैमरा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैमरा सेगमेंट का बेस नहीं है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इस प्राइस रेंज पे, क्योंकि ये फ़ोन 1,09,000 रुपए का है, तो आप अगर इस फ़ोन को सिर्फ कैमरे के लिए लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है। बट स्टिल कैमरा परफॉर्म बहुत अच्छा करता है। मतलब अगर आप आउटडोर में फोटोग्राफी करते हैं या फिर इंडोर में क्लिक करते हैं, कम लाइट है तो ट्रिकी लाइट सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। स्विच कर सकते हैं आप यहाँ पे डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल से क्लिक करता है, बट 50 मेगापिक्सल यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। स्विच करने के बाद आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं
कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं, नेचुरल कलर्स आते हैं। सैमसंग की प्रॉब्लम पहले से होती थी, थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड फोटोज़ इसके रिजल्ट दिखते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है, नॉर्मल फोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। और अगेन फिर से बता दूं कि जो सेल्फी के लिए है, आप इसमें जो प्राइमरी लेंसेज दोनों दिए गए हैं, प्राइमरी कैमराज, आप उसे एज अ सेल्फी कैमरा ट्रीट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ठीक है, अभी तक मैंने लगभग जब से लॉन्च हुआ था तब से अभी तक इसे यूज़ किया है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई लैग नहीं है, कोई अभी तक फ़ोन हैंग नहीं करता है। अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी मैंने इस पर इंस्टॉल कर रखे हैं, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रखी है इसकी, कई सारे नए नए थीम्स मैंने यूज़ किए हैं, गेमिंग ट्राई किए हैं, बट स्टिल ये फ़ोन ज़्यादा हैंग नहीं करता। अब बात होती है कि आप इसे कितने बार फोल्ड अनफोल्ड दिन में कर सकते हैं। तो कंपनी ने मतलब टेस्ट करके बताया है कि आप इसे इतने बार दिन भर में फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं कि आप आराम से इसे 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा, और ज़्यादा डिज़ाइन चेंजेस की मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो भी डिज़ाइन चेंज हुए हैं, जैसे बॉक्सी है ज़्यादा, पहले ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसे बेस्ट कॉम्पैक्ट फ़ोन कहा जा सकता है। प्राइस इस बार सैमसंग ने ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो का बढ़ाया। फॉर एग्जांपल फोल्ड की भी प्राइस इन्होंने 1,60,000 के ऊपर कर दिया है। फ्लिप की प्राइस जो है वो भी 1,09,000 से शुरू होती है, 12 GB रैम वाला वेरिएंट। इससे ऊपर भी अगर आप लेना चाहें तो दूसरा वेरिएंट भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल फोन एक अच्छा है, बट इससे ज़्यादा बेटर किया जा सकता था स्क्रीन में थोड़ा सा ट्वीक करके। स्क्रीन अब भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा और इसमें ऑप्शन, हालांकि स्क्रीन में 2-3 चीज़ें जो सैमसंग लैब्स के अंदर आती हैं वो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से टैप करके यहाँ पर YouTube देख सकते हैं, और कुछ ऐप्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन, जैसे दूसरे फ़ोन फॉर एग्जांपल रेजर में बहुत सारे ऐप्स का सपोर्ट मिलता है, वो यहाँ पर ज़रूर लैग करता है। लोगों को भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसी स्क्रीन पे, क्योंकि ये स्क्रीन ठीक ठाक है, इतनी बड़ी स्क्रीन है, तो इस पर अगर आप ओपन ना भी करें तो ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ अगर यूज़ कर पाते तो ज़्यादा बेटर होता। बट विजेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये अच्छी बात है। तो कंपनी ने बेसिकली कंपनसेट किया है ऐप्स को विजेट के साथ, कि चलिए अगर आप ऐप्स नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो विजेट ही यूज़ कर लीजिए। तो मुझे लगता है अगली बार जब कंपनी नया फ्लिप लॉन्च कर रही होगी तो कवर स्क्रीन पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का जहाँ तक सवाल है, तो सबसे अच्छी बात सैमसंग के साथ ये है कि अब 7 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे। 7 साल बहुत ज़्यादा होता है, इनफैक्ट गूगल से भी ज़्यादा, मतलब पिक्सल में जितने साल का अपडेट मिलता है, ऑलमोस्ट उतना ही आपको इसमें अपडेट मिलेगा। तो ये फ़ोन फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये फ़ोन खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, क्योंकि ये महंगा फ़ोन है और कई लोगों को इसमें इसकी क्रीज में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इंश्योरेंस करा लेते हैं तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। कमेंट में आप बताएं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगता है।